Hello, I am Brijesh Mishra, PhD Biology and welcome back on my channel Biology with Brijesh Mishra। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसका आज पार्ट 5 है और हमने इससे पहले जो टॉपिक क्लियर कर लिए थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स को आज हम सोच रहे हैं पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर अप कर लें। तो जो इसका सब टॉपिक है शुरुआत कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये पहले आप ये समझें कि जो कोई भी क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं उसमें कुछ फीचर्स होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि कोई क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कोई भी जो एक चीज़ है वो उस काम को करने के लायक है या नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इस वाले प्लाज्मिड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमें इससे अपने फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करना है, तो उसके अंदर में बेसिकली 4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसमें ये प्रॉपर्टी, ये फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक अगर मिल रहे हैं तो वो बेटर है, अदरवाइज नहीं है। तो इसलिए आप सबसे बेस्ट से बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं वो वाला जो कि मैक्सिमम नंबर अलाउड कर सके उसकी कॉपी करने के। नहीं तो किसी किसी की कैपेसिटी होती है, मान लीजिए 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, किसी के 2 से ज़्यादा 100 भी हो सकते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज के केस में क्या, बैक्टीरियोफेज क्या है, ये आपका वायरस है बैक्टीरिया 18, लेकिन ये क्या काम करता है, साथ में आपका फॉरेन डीएनए को भी ट्रांसफर कर सकता है अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ में। ठीक है। दूसरा क्या आता है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड भी कैरी करता है आपके जो फॉरेन डीएनए है उसको। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का टर्म यहाँ पर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉपीज को अलाउड करता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वो बना सकेगा। क्योंकि ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो आपका फॉरेन डीएनए है वो इस पर ही डिपेंड करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर। अगर वो कम नंबर अलाउड करने वाला होगा प्लाज्मिड, तो उसकी जो क्वालिटी है वो कम हुई, तो आप इसलिए बेटर वाला चूज करेंगे। और हम इसे मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, उसके अननेसेसरी जीन को निकाल देंगे और उसमें हम अपने इंसर्ट कर देंगे डिजायर्ड जीन को। ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको समझ में आया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का कितना बड़ा रोल है क्लोनिंग वेक्टर्स में। अब क्लोनिंग आपको समझ में ये आ गया होगा कि जो मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सके, बना सके, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। और जो भी वो सेल है या ऑर्गेनिज्म है उसे आप क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आता है दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर। मार्कर इस तरह से बेटा, जैसे कि मान लीजिए आप 2 सर्कल बना रहे हैं, 2 सर्कल में से आपने किसी एक को टिक कर दिया इस तरह से, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मार्क किया है कौन सा नहीं किया, तो आपको दिख ही रहा है ये। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो जीनोम होते हैं, जीनोम में आपका जैसे प्लाज्मिड हुआ या आपका बैक्टीरियोफेज कुछ भी हुआ, तो उसमें जीन ही सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और कौन सा नहीं है। वो कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपके पास ये 2 प्लाज्मिड है, इसमें अगर एंटीबायोटिक एनकोडिंग जीन होगा जो कि रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक एनकोडिंग रेजिस्टेंस जीन जो होगा, तो वो क्या करेगा, आपके एंटीबायोटिक से आपको प्रिवेंट करेगा, उससे क्या करेगा, आपको बचाएगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये नॉर्मली ई कोलाई सेल में नहीं मिलता। तो जब आप उसमें मॉडिफाई कर देते हैं उसके प्लाज्मिड में, तो वो क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट हो जाता है। तो देख रहे हैं आप कि एक रिकॉम्बिनेंट बन चुका है और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अगर आप उस पर कोई भी एंटीबायोटिक, जैसे आपके एनसीईआरटी में भी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, कानामाइसिन, अगर ये इनमें से कोई सा भी अगर आप यूज़ करते हैं, या और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। लेकिन जिसमें नॉर्मली ई कोलाई किल हो जाएगा, लेकिन जिस ई कोलाई के प्लाज्मिड में अगर आपने इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया, आपने उसमें अगर आपने डाल दिया उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या, एंटीबायोटिक एनकोडिंग रेजिस्टेंस जीन, तो वो क्या करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा, क्योंकि वो सरवाइव कर जाएगा उस एंटीबायोटिक में। और जब सरवाइव कर जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसमें लिखा हुआ है और मैं देता हूँ एंटीबायोटिक एनकोडिंग रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, रेजिस्टेंस जीन एज सेलेक्टेबल मार्कर। दूसरा यही जो चीज़ है सेम मैंने ऐसे बताई हुई है उसमें। अब दूसरा बात क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में ये सेलेक्टेबल मार्कर इस तरह से काम करेगा कि आपको डिफरेंशिएट कर देगा कौन सा है नहीं है। जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि जो
उस डीएनए को यानी कि जो एंटीबायोटिक एनकोडिंग रेजिस्टेंस जीन को लेके कैरी करके उसको दूसरे होस्ट सेल में पहुंच गया तो उसे हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी टर्म आएगा एक, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म सेल है या होस्ट है। और जो नहीं कर पाएगा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा, यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ वहाँ पर वो एलिजिबल नहीं है या कैपेबल नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके एंटीबायोटिक्स। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ कि जो दो इसके फीचर्स थे, क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए 4 फीचर चाहिए होते हैं। पहला क्या चाहिए होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करना चाहिए। उसमें क्लोनिंग साइट, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं ऐसे बताऊंगा अभी आपको, इसे ध्यान से सुनेंगे आप खुद से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में हो सकता है कि आपको गड़बड़ लगे। फिर फोर्थ जो आता है वो इजी है, वो हो जाएगा कि आप थर्ड पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से इरेज करता हूँ कि जो इसका काम हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब आता है तीसरा, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट ये उसकी थर्ड प्रॉपर्टी है उसके क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए। वेक्टर आपको पहले ही पता है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो चीज़ होती है जो कि आपके डीएनए को कैरी करता है दूसरे होस्ट तक पहुंचाने, ठीक है। अब आता है क्लोनिंग साइट। इसमें क्या होता है कि आप ऐसा वेक्टर सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि सिंगल रिकॉग्निशन साइट है। रिकॉग्निशन साइट आप समझ ही रहे होंगे कि रिकॉग्निशन साइट ऐसे होते हैं जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज के वर्क ऑफ एक्शन की जगह होते हैं, ठीक है। तो प्रेफर सिंगल रिकॉग्निशन साइट। अगर मान लो वहां पर एक से ज्यादा होंगे तो उसको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी क्या। मान लो आप 2 या 4 पीस काट दोगे तो फिर क्या पता चलेगा उसमें। एक सिंगल रिकॉग्निशन से क्या होगा कि आप वहां पर आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमें अपने डीएनए को इंसर्ट कहाँ करना है, दिक्कत होगी नहीं होगी। तो मान लीजिए आपका ये है प्लाज्मिड, अगर आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पर आपने कट करा है तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पर जो भी है, तो वहाँ पर वो कट करने के बाद आप उसे वहाँ इंसर्ट कर दोगे। अगर आप ये 2 जगह कट कर देते हो, यहाँ भी और वहाँ भी, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर करना है आपको। और हो सकता है कि वहाँ पर उसका सीक्वेंस खराब हो जाए, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, मिसकंसेप्शन ना हो, सिंगल रिकॉग्निशन साइट को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। दूसरा, recombinant and non-recombinants by using 2 sites of 2 antibiotic resistance gene। अब कोई भी जैसे आपका क्लोनिंग वेक्टर है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन पाया है या नहीं बन पाया है, ठीक है, वो उसे कैरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 जो रिकॉग्निशन साइट है 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाली, ठीक है, उनको लेते हैं। अब उनको क्यों लेते हैं, अब आप इधर आ जाइए, इधर मैं समझा देता हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा सक्सेसफुल हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, आप वो कैसे पहचानेंगे। यानी कि कौन सा ट्रांसफॉर्म हो गया है और कौन सा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है, आप उसे पहचानेंगे इस मेथड से। सपोज दैट ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है, ये भी प्लाज्मिड है। इसमें क्या हुआ कि जो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एनकोडिंग जीन वाली जो लोकेशन है, आप वहां पर अगर फॉरेन डीएनए को अगर आप अटैच कर देते हैं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंट जीन है ये भी आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि रेप्लिकेशन होता रहे और उसे बचाते रहे एंटीबायोटिक के उससे प्रकोप से, ठीक है। अगर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ, अगर इसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाले नियर बाई अगर इससे हुआ, इसका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा क्योंकि इसमें इंसर्ट होने के बाद उसका सीक्वेंस खराब हो जाएगा। तो ये क्या कर देते हैं कि ये काम करना बंद कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस अपनी पावर खो देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट होने के बाद क्या होगा कि आप ये क्या करेंगे, जब आप इसे टेट्रासाइक्लिन में जब आप डालेंगे तो ये रेजिस्टेंस पावर खो देंगे, और जब खो देंगे तो क्या होंगे, ये फिर किल हो जाएंगे। इसका मतलब ये कैसे हो गए, रिकॉम्बिनेंट हो गए, ये रिकॉम्बिनेंट हो गए, नहीं हो गए, ये रिकॉम्बिनेंट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इसे दोबारा एक दूसरे उसमें हम डालेंगे पेट्री डिश में, लेकिन उससे पहले इसकी कहानी सुन लीजिए अंदर वाली, कि अगर इस वाले में, इस प्लाज्मिड में अगर आपका फॉरेन डीएनए अगर इसमें इंसर्ट नहीं हो पाया है, ऐड नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा, ये एक्टिव रहेगा।
एक्टिव रहेगा मतलब कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मतलब कि आप जब इसमें टेट्रासाइक्लिन में एंटीबायोटिक में जब आप इस प्लाज्मिड को डालेंगे, ये टेट्रासाइक्लिन है, इसमें जब आप इस प्लाज्मिड को डालेंगे तो ये किल नहीं होगा। जब ये किल नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। दूसरी बात क्या है कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन ये क्या हुआ, ये नॉन ट्रांसफॉर्म है। आगे समझ में, ये नॉन ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। और दूसरी बात क्या है, फिर तीसरी, दो तो हो ही, तीसरी क्या है, ये लिविंग रहेगा, ये डेड नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का केस नहीं देखने को मिलेगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का केस का मतलब यही होता है कि जो आपका सेलेक्टेबल मार्कर है, यानी कि जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक एनकोडिंग रेजिस्टेंस जीन जो है, अगर उसमें आप कोई फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दोगे तो वो काम करना बंद कर देंगे, यानी कि रेजिस्टेंस कैपेसिटी उनकी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जिसमें वो नहीं हो पाया है, पॉसिबल नहीं हो पाया है आपका फॉरेन डीएनए अटैच होने से, तो वो क्या बोला जाएगा, वो नॉन ट्रांसफॉर्म बोला जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोला जाएगा, और वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता रहेगा और इसकी वजह से वो लिविंग रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर ये लिविंग भी है, नॉन ट्रांसफॉर्म है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और टेट्रासाइक्लिन जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये तीनों केस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आप देखिए, क्या इससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ट्रांसफॉर्म कौन सा है, ये वाला ट्रांसफॉर्म है, और नॉन ट्रांसफॉर्म कौन सा है, बी वाला। अगर हम इसे नाम दे देते हैं ए कॉलोनी और इसे दे देते हैं बी कॉलोनी, ए कॉलोनी आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, और बी कॉलोनी कौन सी हो गई, नॉन ट्रांसफॉर्म हो गई, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गई। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका नॉन लिविंग, और या फिर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं डेड। ये बच्चों समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ में आपने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आपने उस टॉपिक को भी समझ लिया। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात क्या होती है कि ये आपको ये बोला गया था कि प्रेफर सिंगल रिकॉग्निशन साइट, इससे आपको ये पता चल गया। अब आप ये बोलोगे कि हमें अपना काम करना है ना, क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू हमें अपना डीएनए भेजना है, ये तो आपने बनवा दिया रिकॉम्बिनेंट करवाने के बावजूद भी। तो इसीलिए नीचे क्या लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय यूजिंग टू साइट्स ऑफ टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, आप दो रिकॉग्निशन साइट वाले दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के लोकेशन को आप चूज करेंगे। उससे क्या होगा कि एक से तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा रिकम्बाइन हुआ है, कौन सा नॉन रिकम्बाइन हुआ है, और एक में क्या होगा कि जो रिकम्बाइन हो गया है, जो आपके फॉरेन डीएनए को लेके ट्रांसफर करने के काम करेगा, अरे ठीक है, एंटीबायोटिक से बचाने के लिए हम दूसरा अरेंजमेंट कर देंगे उसको क्या कर देंगे हम, सपोज दैट उसको हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर क्लोरामफेनिकोल दे सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो इसकी वजह से क्या होगा कि लिविंग हो जाएगा, और यहाँ पर तो आपका डीएनए ट्रांसफर हो नहीं पाया है, यहाँ पर अटैच हो नहीं पाया है, तो आप इस एम्पिसिलिन देके भी क्या कर दोगे, ये हमारे मतलब का डीएनए को ट्रांसफर तो कर नहीं पा रहा है ना, तो आप इसे छोड़ो, आप इसीलिए यहाँ पर अब आई बात समझ में आपको कि दो रिकॉग्निशन साइट क्यों यूज करने हैं, दो एंटीबायोटिक एनकोडिंग रेजिस्टेंस जीन क्यों यूज करने हैं। एक तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट हो गया है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया है, लेकिन जो अब रिकॉम्बिनेंट हो गया है तो आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे, इसको यानी कि फ्लश आउट कर दोगे, वैसे साफ कर देता हूँ, इसको आप हटा दोगे, और फिर आप क्या करोगे, अब इसमें या तो फिर आप इसे स्टार्टिंग से भी लेके चल सकते थे कि एक में फिर एम्पिसिलिन लेके जब हम चलेंगे तो एम्पिसिलिन से हमें ये होगा कि ये इस रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा, यही तो भले ही टेट्रासाइक्लिन में काम नहीं करेगा। सपोज दैट आप इसे आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एम्पिसिलिन में आप डालोगे तो ये क्या मर जाएगा, नहीं मरेगा ना, टेट्रासाइक्लिन में तो बैक्टीरिया की कॉलोनी खत्म होगी, एम्पिसिलिन में सर्वाइव कर जाएगा और आपका ये डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये समझ में आ गया सेकंड सब टॉपिक भी। अब जो नीचे जो इसमें आती है कि वन जो आप दो ले रहे हो रेजिस्टेंस जीन, जो एनकोडिंग रेजिस्टेंस जीन ले रहे हो, वन इज फॉर रेजिस्टेंस एंड सेकंड फॉर आइडेंटिफिकेशन बिकॉज ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आप दो इसलिए ले रहे हो क्योंकि एक तो उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, एक तो भैया उसे बचा के रखेगा, और दूसरा क्या करेगा, दूसरा उसमें आपके फॉरेन डीएनए को लेके जाएगा अपना खुद का पोटेंशियल खो के, यानी कि खुद को टेंशन में डाल के आपके डीएनए को अपने मंजिल तक पहुंचाएगा।
क्लियर हो गया? आगे समझ में देखो नेचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये तो खैर इंजीनियर्ड है, नेचर में ही है, ठीक है ना। जेनेटिकली इंजीनियरिंग आप देख रहे हो किस तरह से हो रहा है। लेकिन अब इस बात में ये आता है कि जो क्लोनिंग साइट में इतना ये जो हम कर रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और ये इसको बार बार प्लेटिंग इधर से उधर, तो इसमें बहुत सारी टेंशन भी होती है। इससे बचने के लिए क्या होता है कि एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर यूज होता है। आपको नहीं लग रहा है कि बार बार प्लेटिंग आप कभी एम्पिसिलिन में डालोगे, फिर टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट में डालोगे, फिर आप दोनों को कंबाइन करके डालोगे, तब आपको पता चलेगा। तो कितना ये टेंशन वाला काम है। इसीलिए मैंने नीचे कुछ लिखा हुआ है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस या फिर सबस्ट्रेट जैसे बोल सकते हो आप, एक्स गन यूज्ड टू अवॉइड टेंशन ऑफ प्लेटिंग। तो हम दूसरा एक अल्टरनेटिव सोर्स, हर चीज़ का एक अल्टरनेट होता है ना, कि ये वाला अगर टफ है तो थोड़ा इजी वाला मेथड अपनाया जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, सेलेक्टेबल मार्कर की तरह ही एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाला यूज करेंगे एनकोडिंग जीन। ठीक है, कि जब क्या होगा कि अगर इसमें अगर कोई भी, जैसे कि मान लो ये आपका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाला अगर ये पूरे में उसमें इस प्लाज्मिड में यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। अगर यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर तो हो गया, यहाँ पर अगर इंसर्ट नहीं हुआ है तो जो ये प्रोडक्ट बनाएगा वो कौन सा कलर देगा, वो कौन सा देगा कलर, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्स द अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैवंट इंसर्ट ब्लू कलर वुड बी प्रोड्यूस्ड दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो इससे ये तुरंत पता चल जाएगा कि जो ब्लू कलर वाली कॉलोनी होंगी, जब आप प्लेटिंग करोगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और यहाँ पर जहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज़ को किसी में डाल दो और उसका दिमाग खराब हो जाए, वो अपना काम न कर सके, जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या डाला, आपने फॉरेन डीएनए डाला है, इसकी वजह से जो ये आपका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है एक्सट्राल, ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इफ हैविंग इंसर्ट नो कलर, तो यहाँ पर कोई भी कलर नहीं देखने को मिलेगा। जब कोई भी कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो ये फिर किस तरह से होगा, तब आप इसे बोल सकते हो कि ये हो जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दूसरे तरीके से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि इजी मेथड है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है, ये अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर काम करते हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टफ लगता है। और 12th में एक क्वेश्चन आया था इसी बार एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द PBr 322, PBr 322 ये क्या है? ये प्लाज्मिड है भैया, ई कोलाई का इंजीनियर वाला। ये जो आपने डायग्राम देखा होगा इस तरह से, इनकी लोकेशन, ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस बने हुए हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन है, आरओपी है, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए जो जरूरी प्रोटीन होते हैं वो सीक्वेंस है, BAMH1 है, PVUR1, PVU1 है, EcoR1 है, SAL1 है। इस तरह से जो इनके सीक्वेंस दे रखे हैं कि ये वहां पर ही इनके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेंगे। क्लियर हो गया? तो बस ये पूछा था 1 नंबर में कि ये क्या है, तो इसे प्लाज्मिड लिख देना चाहिए था। बस ये वेक्टर ही है, इसे आप वेक्टर बोल रहे हैं, प्लाज्मिड बोल रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर बोल रहे हैं, बात एक ही है। और ये आपको कितनी बार बताया है कि प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, उसमें उसकी प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मल इकोलाई में नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी में मिल रहा है या फिर उसे इंसर्ट करके उसे हम कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें है PBr 322, ये प्रिपेयर किया हुआ प्लाज्मिड है इसका। ठीक है, आपको समझ में आ गया फिर? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब दूसरा जो आता है सबसे लास्ट, इसका सब टॉपिक, कि आपने ये पढ़ा कि क्लोनिंग वेक्टर के 3 फीचर कौन कौन से चाहिए होते हैं। पहला आपको उसका चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करना चाहिए, और क्लोनिंग साइट आपको कितनी चूज करनी है। एक चूज करनी है आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो, या फिर आपको 2 चूज करनी है, 2 में आपको एक डिसाइड करना है। किसके लिए? एक करना है आपको रेजिस्टेंस के लिए, और दूसरा किसके लिए? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ट्रांसफॉर्म हुआ है और कौन सा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब आता है 4 वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स।
ये जो वेक्टर है जीन की क्लोनिंग के लिए, यानी कि जो मान लो आपका जीन नंबर 1 है, उसके हमें मल्टीपल 1000 कॉपीज बनानी है एनिमल और प्लांट में, उनके लिए कहाँ से आया बताओ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इनके लिए ये अरेंजमेंट किया गया, जैसे कि बहुत से लोग जो भले ही गलत काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दे दें, अच्छी ट्रेनिंग इन द सेंस जैसे कि आपने देखा होगा जो कि प्रिजनर होते हैं जेलों में, कैदी, आप उनसे काम करवाते हैं हम लोग, उनसे जेल में ही रह के काम करवाया जाता है, उनको फिर नॉर्मल लाइफ के लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, सिखाया जाता है ताकि वो फिर अच्छा काम कर सकें। तो बहुत से लोग अच्छा भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वही चीज़ अभी हम इसमें देखने जाएंगे कि उनसे ही इंस्पायर होकर क्या करा गया है इसमें। तो हमारे जो नेचर में जो हार्मफुल पैथोजन है या फिर जो बैक्टीरिया वायरस है, उनका हम यूज़ किस तरह से करते हैं। एक बैक्टीरिया है महाशय, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिसेंस, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया है, आपको पता होना चाहिए कि क्या नेचर है इनका। ये बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो डाइकॉट प्लांट है उनके रूट में ट्यूमर इंड्यूस करते हैं ये, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इन डाइकॉट प्लांट, ये ट्रांसफर करते हैं उसमें, ये उसमें अपने जीन को ट्रांसफर करते हैं और उनसे अपने लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए उनसे जो केमिकल और जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उनसे वसूलते हैं। किससे करते हैं, ये प्लांट, डाइकॉट प्लांट के रूट से। उसमें क्या करते हैं, ये क्राउन गॉल डिसीज कॉज करते हैं, क्राउन गॉल डिसीज कॉज करते हैं। कौन, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिसेंस। ये क्या करते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड करते हैं। तो उन ट्यूमर जो कि कैंसरस सेल हो गया, जो उसमें ट्यूमर बन जाएगा, जैसे कि ये सपोजिटली रूट है, इसमें जब ट्यूमर बन जाएगा तो इनकी जो सेल्स है इनसे ये अपने लिए केमिकल प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जीन तो ट्रांसफर करवा ही दिया इन्होंने। अब क्या करते हैं कि इनकी यही प्रॉपर्टी, जो इनकी पैथोजेनेसिटी है यानी कि जो वायरुलेंस है इनका, वो खत्म करके अब हम इनसे अपने काम के लिए यूज कर लेते हैं। काम के लिए कैसे, जैसे कि हम उन प्लांट्स में अपने मन मुताबिक प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोड्यूस के लिए हम अपने जो डिजायर्ड जीन है उनको उसमें ट्रांसफर कर देंगे इन बैक्टीरिया में, ये उधर जाएंगे, फिर से करेंगे, ट्यूमर इंड्यूस करेंगे और ज़्यादा नंबर में करेंगे और वो हमारे लिए ज़्यादा काम आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इनकी जो बैड हैबिट्स हैं, यानी कि जो ये वायलेंस पहले करते थे, यानी कि जो ये पहले गंदगी मचाते थे, वो अब नहीं होगी। वो अब किसके लिए होगा, वो हमारे मतलब के लिए काम होगा। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही क्या होता है, कुछ वेक्टर ऐसे तैयार करे जाते हैं जैसे रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस के बारे में कहानी सुना दूं कि रेट्रो का मतलब क्या होता है, रिवर्स। इनका जो जीनोम होता है, आरएनए जीनोम होता है, ये जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल के अंदर घुसेंगे तो उसके नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो इनका आरएनए जीनोम होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के थ्रू ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। और जिस होस्ट यानी कि जिस एनिमल, यानी कि जैसे मेरे में, आप में, किसी में भी जब ये अगर घुसेंगे तो घुसने के बाद उसके डीएनए से जोड़ देते हैं और परमानेंटली उसे म्यूटेट कर देते हैं। जब परमानेंटली म्यूटेट हो जाएगा तो वो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको पता ही है कैंसर सेल का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है तो ये उसकी पूरी मशीनरी को हैक कर लेते हैं, उनके सेल को, और हैक करने के बाद फिर ये अपने मल्टीप्लिकेशन नंबर करवा के अपने फायदे करते रहते हैं और इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्यूमर हो जाना या कैंसर हो जाना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, जो इनका जो बैड इफेक्ट है उसको हम कम कर देंगे, जिसकी वजह से ये कॉज करते हैं वो बंद कर देंगे। लेकिन जो इनकी नीयत है अपने जो जीन को ट्रांसफर करने की होस्ट के अंदर, वो वही वैसे ही रहने देंगे। उससे क्या होता है कि हम अपने डिजायर्ड जीन को उसमें ट्रांसफर करवा देंगे होस्ट में, और फिर कि जो हम चाहेंगे उस ऑर्गेनिज्म में हम उसकी कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं और जो दूसरे हम कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं उसको डेवलप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यही है जैसे कि वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये इसके दो एग्जांपल हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए थे। मुझे लगता है कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको सही लगता है तो अच्छी बात है, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो प्लीज़ आप मुझे बता दें। थैंक यू।